हेलो एंड वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की क्लासेस चल रही थी और 10th क्लास की क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमने अभी तक इकोनॉमिक्स के कुल 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए। इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोशल साइंस का एक नया पोर्शन जो कि हमारा है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम आज बात करेंगे हमारे 9th चैप्टर कृषि के बारे में। हम बात करेंगे 9th चैप्टर भारतीय कृषि के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि है क्या। तो देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। जैसा कि आपको पता है हमारा देश कैसा है, एक कृषि प्रधान देश है। अर्थात यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है, ज्यादातर जो जनसंख्या है वो किससे जुड़ी हुई है, कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। उनका मुख्य जो कार्य है, मुख्य व्यवसाय है, वो क्या है, कृषि है। यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यानी यहाँ की अगर कुल जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या का आधे से अधिक भाग, कितना, 54.6% जो पार्ट है हमारी जनसंख्या का, वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली, सीधा ना सीधा कहीं ना कहीं वो कृषि से जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं वो भाग जो है हमारी जनसंख्या का, वो कृषि पर क्या है, आश्रित है। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी देश की सीमाओं में होने वाला कुल उत्पादन, है ना। तो उस कुल उत्पादन में से, कुल उत्पादन में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान देखा जाए, उस सकल घरेलू उत्पाद में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान देखा जाए, उस जीडीपी में अगर योगदान देखे तो वह योगदान 17.4%। अर्थात देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसमें 17.4% योगदान कौन देता है, हमारा कृषि क्षेत्र उसमें योगदान देता है। भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ जो कृषि कार्य है वो किस लिए कहते हैं, करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए करते हैं। जिससे कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। और इसके अंतर्गत क्या करता है किसान, अपनी परंपरागत तकनीक द्वारा, यानी जो परंपरा से चली आ रही है, प्राचीन समय से जो टेक्नोलॉजी उनके पास चली आ रही है ना, पुराने हल है, सिंचाई के साधन है ना, जो बीज है, उन सभी का उपयोग करके किसान क्या करता है, खेती करता है और कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। और इस प्रकार क्या करता है, परंपरागत तकनीकों का उपयोग करके किसान जो है कृषि की जो योग्य जो भूमि है उस पर क्या करेगा, खाद्यान्न फसलों को उगाता है। जिससे क्या होगा, उसके स्वयं के उदर अर्थात पेट की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। अब जो कुल उत्पादन होता है किसान के द्वारा, एक किसान अगर फसल बोता है, कृषि करता है, और जो कुल उत्पादन होता है उसमें कुछ भाग तो अपने खुद के स्वयं के उपयोग के लिए रखता है, अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए, और कुछ अन्य जो भाग शेष बच जाता है उस भाग को क्या करता है, अतिरिक्त भाग को बेच देते हैं और अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तु क्या करता है, उनसे प्राप्त करता है। किसान क्या करेगा, जो अतिरिक्त फसल होती है उसको बेचकर जो पैसा आता है उससे वो क्या करता है, अपने अन्य जो आवश्यक उपयोग की वस्तुएं जो होती है उन वस्तुओं को खरीदता है। समझ में आ गई बात। तो भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो एवं सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता रहा है। अब बात करें कृषि के इतिहास की, तो कृषि कार्य हमारे लिए कोई नया कार्य नहीं है। अगर देखा जाए सभ्यताकालीन समय की, है ना, जब भारत में प्राचीन सभ्यताएं जब विकसित हुई थी, आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के समय भी, जब प्राचीन समय के जो मनुष्य थे वो भी कृषि कार्य किया करते थे। इस कृषि कार्य पर समय, काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा विभिन्न आयामों में परिवर्तन हो रहा है। और जो कृषि कार्य कर रहे हैं इसमें क्या होता है, समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब समय के साथ परिवर्तन कैसे आ रहा है, कि समय के साथ साथ हम कृषि में अनेक प्रकार की जो है, पहले जो है हम साधारण किस्म के बीजों का उपयोग करते थे, है ना, प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय में परिवर्तन आता गया, हम जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे। और परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो परिस्थिति के अनुसार की अगर बात करें तो प्राचीन समय में भूमि का एक बहुत बड़ा भाग एक किसान के पास होता था। अर्थात उसकी जो खेतियों की जमीन थी वो बहुत बड़ी थी। लेकिन समय के साथ साथ उस जमीन में, है ना, उसका जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया उस जमीन के कई बंटवारे होते गए और वह खेतियों की भूमि अब बहुत ही छोटी रह गई है। इस कारण से भारतीय कृषि के विभिन्न स्वरूप हैं और इसी कारण से क्या है, हमारी भारतीय जो कृषि है उसके अनेक स्वरूप है और इन विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अब इसका क्या किया हमने, कृषि के जो स्वरूप है उनको वर्गीकृत किया है, उनको अलग अलग भागों में बांटा है। देखें, भारतीय कृषि के विविध रूपों के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर, यानी अलग अलग जो ऋतु होती है उन ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को विभाजित किया गया है। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। हमारी जो भारतीय कृषि है उसको ऋतु के आधार पर क्या कर दिया, 3 भागों में बांटा गया। पहले खरीफ फसल, दूसरी रबी फसल और तीसरा जायद की फसल। आपने सुना भी होगा, आपने ये वर्ड पढ़े भी होंगे, रबी की फसल,
खरीफ की फसल, जायद की फसल, है ना, ये कोई आपके लिए नए वर्ड नहीं है, कोई नए शब्द नहीं है। देखिए बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में, यानी ऐसी फसलें जो जून जुलाई माह में बोई जाती है, यानी कब में बोई जाती है, जून और जुलाई माह में, तथा अक्टूबर नवंबर में क्या कर जाती है, उन फसलों को काट दिया जाता है। और ऐसी फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुख है। यानी सामान्यतः अगर बात करें इन फसलों की, खरीफ की फसलों की, तो कब बोई जाती है, जून जुलाई में, और काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर माह में काट दिया जाता है। ऐसी फसलों में जो मैंने उदाहरण आपको बताया अभी, चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, ये जो फसलें हैं जैसे गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गए, इन फसलों को इस मौसम में बोया जाता है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने महसूस भी किया होगा, हमारे यहाँ जैसे ही गर्मी खत्म होती है ना, जून का माह खत्म होने वाला होता है और उसी समय वर्षा काल स्टार्ट हो जाता है, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई में, है ना, बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय जो है ये खरीफ की फसलें वर्षा काल में बोई जाती है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। अब ये फसलें किस पर निर्भर करती है, हमारे यहाँ पर होने वाली वर्षा से निर्भर करती है। परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है। और लेकिन अब वर्तमान समय में आपने सुना होगा कि हमारी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। लेकिन जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन वर्षा नहीं होने पर पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे किसानों ने क्या किया, वो जो संग्रहित जल होता है उनके पास, भूमिगत जो जल होता है उसका क्या करते हैं, खेती में उपयोग करते हैं। जैसे ट्यूबवेल हो गई, है ना, कोई नहरें हो गई, कुएं हो गए, तालाब हो गए, इनके द्वारा क्या करते हैं, वो अपने खेतों में सिंचाई करते हैं जब मानसून से वर्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बात करते हैं खरीफ के बाद रबी की फसल। देखो, जब हमने अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल को काट दिया तो ऐसी स्थिति में रबी की फसल क्या है, उस फसल को काटने के बाद बोई जाती है। रबी की फसल देखें, ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में क्या कर दी जाती है, काट दी जाती है। अब अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, उस फसल को काट दी जाती है। और ऐसी फसलों में गेहूं है, चना है, जो तिलहन है ना, तिलहन जिसमें है ना, ऐसी फसलें जिनमें क्या हो, जिनसे तेल निकलता हो, तिलहन फसलें कहलाती हैं। फिर जीरा है, धनिया है, अफीम, इसबगोल की प्रमुख फसलें। यानी ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बो दी और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है, वो सारी फसलें किस में आएगी, रबी की फसलों के अंतर्गत आएगी। और ऐसी फसलों में मैंने उदाहरण बताया आपको, गेहूं हो गया, चना हो गया, तिलहन फसलें हो गई, जीरा हो गया, धनिया हुआ, अफीम हुआ, इसबगोल, ये सारी इसकी प्रमुख फसलें हैं, है ना। और इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विभिन्न स्रोतों से उत्पादित होती है। और ये जो अधिकांश फसलें हैं ये कहाँ से उत्पादित होती है, सिंचाई के साधनों द्वारा ही उत्पादित होती है। क्लियर हो गया। देखो, हमने दो प्रकार की फसलें देखी, पहले खरीफ की फसल देखी। खरीफ की फसल के बारे में हमने देखा कि जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। फिर बाद में की हमने रबी की बात, तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। अब बात आएगी लास्ट जो फसल है, जो ऋतुओं के आधार पर तीसरा प्रकार है फसल का, वो है जायद की फसल। कौन सी फसल, जायद। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती हैं, जिसे फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। जब रबी की फसल काटी जाती है तो हम जायद की फसल बो देते हैं तथा जून जुलाई में इन फसलों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और इसमें क्या होती है, जो फलदार जो सब्जियां होती हैं वो है ना, जैसे आप इसमें देखो, तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा ककड़ी है, ये सारी फसलें जो है इस जायद के मौसम में बोई जाती है। तो आपको ये याद करना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जायद की फसलें क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ऋतुओं के आधार पर भारत की कृषि की फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वहां पर आपका आंसर होगा पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार, पहला हमने फसल की जो है ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण देखा, कृषि का वर्गीकरण देखा। अब हम देखेंगे कृषि की विधियों के आधार पर इस कृषि को किस प्रकार विभाजित किया गया है, किस प्रकार कृषि का जो है वर्गीकरण किया गया। सबसे पहली आती है खाद्यान्न फसलें। पहली कौन सी है, खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें क्या होगी, ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है। सीधा सा है, खाद्यान्न दैट मींस खाने का अन्न, खाद्यान्न है ना, खाने का अन्न, अर्थात ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खाने के लिए करते हैं, अर्थात अपने भोजन में उनका उपयोग करते हैं। जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का है, ज्वार, बाजरा, जौ और दालें, है ना, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं और ऑब्वियसली हम इनका उपयोग क्या करते हैं, अपने भोजन में खाने के रूप में इनका उपयोग करते हैं। हो गई बात क्लियर।
अब बात आती है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है खाद्यान्न, दैट मीन्स खाने के लिए, व्यावसायिक अर्थात व्यवसाय करने के लिए। तो देखिए ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कहाँ करते हैं? या तो व्यावसायिक कार्यों में करेंगे या उद्योगों में जो है कच्चे माल के रूप में जिन फसलों का उपयोग लिया जाता है वो सारी क्या होती है? व्यावसायिक फसलें होती हैं। अब इन फसलों को क्या करेगा किसान? अगर किसान बोएगा तो क्या करेगा? किसी फैक्ट्री वाले को, किसी उद्योग वाले को, किसी व्यवसाय वाले व्यक्ति को क्या करेगा? बेच देगा। और उसको बेचने से किसान को क्या प्राप्त होगी? मुद्रा की प्राप्ति होगी, आय मिलेगी। तो इसलिए इन फसलों को मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। किनको? व्यावसायिक फसलों को या औद्योगिक फसलों को। देखें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो, इन्हें मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू हो गया, तिलहन हो गया, आदि फसलें सम्मिलित की जाती है। यानी जो उदाहरण दिए, जैसे गन्ना है, गन्ने से शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, कपास से जो है रेशे बनाए जाते हैं, जूट से है ना, तंबाकू है, ये सारी फसलें क्या है? व्यावसायिक हैं, इनसे व्यवसाय किया जाता है। तिलहन है, तिलहन में क्या करते हैं? तेल निकाल देते हैं, है ना, उस तेल को निकाल कर बेचा जाता है ना, उस प्रमुख तिलहन फसल को भी बेचा जाता है। तो ये सारे जो है ये उदाहरण किसके हो गए? आपकी व्यावसायिक फसलों के। या इन्हीं फसलों को हम क्या कहते हैं? मुद्रादायनी फसलें। दैट मीन्स ये क्या करती है? हमें मुद्रा प्रदान करती है। क्लियर हो गया? फर्स्ट हमने देखा खाद्यान्न फसल, सेकंड देखा व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें जिनको हम मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा जो प्रकार है कृषि के आधार पर, वो है बागानी फसल। इनके वर्ड्स पर ध्यान देना है। देखिए बागानी फसलें किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है। यानी ऐसी फसलें जिनका उत्पादन कहाँ होता है? बड़े बड़े बागानों में, है ना, बड़े बड़े खेतों में होता है, बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, तथा पेय वो औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है। ऐसी फसलें जिनका विशाल जो है बागानों में उत्पादन हो और जो पेय पदार्थ के रूप में अर्थात पीने योग्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लाए, या औद्योगिक कार्य में क्या उनका उपयोग हो। जैसे चाय हो गई, है ना, चाय है, कॉफी है, इनके बड़े बड़े बागान होते हैं। आप असम साइड में देखें अगर तो, है ना, जो असम साइड वाला भाग है हमारा, पूर्वोत्तर भारत वाला जो भाग है, वहां पर इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े बागान स्थित हैं। फिर इसी के साथ हम देखें रबड़ है, सिनकोना है, गरम मसाले हैं। यानी ये जो सारी फसलें हैं इनके बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। और इनमें कुछ फसलों का उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं और कुछ फसलों का उपयोग हम औद्योगिक कार्यों में करते हैं। जैसे चाय और कॉफी हो गई तो इनका उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। रबड़ है, सिनकोना है, गरम मसाले हैं, इनका उपयोग हम औद्योगिक कार्यों में भी करते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे फर्स्ट खाद्यान्न फसलें, दूसरा व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, तीसरा बागानिक फसलें और चौथी है आपकी उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में क्या आएगा? ऐसी फसलें जिनमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। इन फसलों में किसको सम्मिलित करते हैं हम? फल और सब्जियों को। और वो सारी फसलें क्या कहलाएगी? आपकी उद्यान फसलें कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब हम देखो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम जो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, देखो क्योंकि हमने देखा कृषि के आधार पर फसलों को 4 भागों में बांटा, है ना, खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जो खाने योग्य काम आती है, हमारे भोजन में उपयोग में आती है, उन फसलों के बारे में कल की क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।